सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दिल्ली की स्थिति भयावह है। कुछ प्रश्न भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार से पूछा है। उन्होंने कहा है जब एक तरह से रफ्तार के साथ कोविड आगे बढ़ रहा है, इस परिस्थिति में टेस्टिंग को कम करने की आवश्यकता क्या थी? और ये निहात और राजधानी में और मुंबई में बढ़ रही मरीजों की संख्या निरंतर खतरनाक मोड़ पर जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है। आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को जाग जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को, जिसके पास पब्लिसिटी में खर्च करने के लिए तो बहुत पैसे, किंतु जो मूलभूत आवश्यकताएं दिल्ली में आज आवश्यक है, उसके लिए वो कहीं ना कहीं राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार क्या कहानियां बना रही है? ये सच को छुपा रही है? कैसे ये 2098 लोगों की सूची में नाम नहीं आया, इसका कौन जिम्मेवार है? उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, शाम के 6 बजने को हैं। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सुप्रीम फटकार, क्या होगा अस्पताल में सुधार, इसको लेकर हल्ला बोल में कई खास मेहमानों के साथ हम बहस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर का सीधे रुख करेंगे। मरकज मामले का आरोपी मौलाना साद विवाद के बाद आज पहली बार नजर आया है। दिल्ली के जाकिर नगर वेस्ट इलाके में अबू बकर मस्जिद में मौलाना साद ने जुम्मे की नमाज अदा की है। वो दोपहर के वक्त मस्जिद में आया और थोड़ी देर रुककर वापस चला गया। दिल्ली में दिखा है मरकज केस का आरोपी मौलाना साद। आपको बता दें, उससे दिल्ली पुलिस को करनी है पूछताछ, अहम जानकारियां हासिल करनी है। लेकिन इतने दिनों के बाद, जो कि निजामुद्दीन मरकज मामले में आरोपी है, पहली बार विवाद के बाद पहली बार नजर आए हैं मौलाना साद और मस्जिद में वो दिखा है। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, मस्जिद में दिखा है मौलाना साद, और क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस पहुंच पाई या नहीं मौलाना तक? देखिए, आपको बता दें चित्रा की जब से मरकज का पूरा मामला सामने आया, तब से पुलिस और खासतौर से क्राइम ब्रांच मौलाना साद तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। शुरुआत में बताया जा रहा था कि वो क्वारंटाइन है, कोरोना का टेस्ट हुआ है, लेकिन तमाम जानकारियां उन्होंने क्राइम ब्रांच तक पहुंचाई है। उनके वकील ने आज दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास जाकिर नगर वेस्ट में अबू बकर मस्जिद जो है, वहां पर बताया जा रहा है कि मौलाना साद आए थे और उन्होंने जुम्मे की जो नमाज है वो अता की। काफी देर वो वहां पर रुका, उसके बाद वो वहां से चले गए। हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि लगभग आधे घंटे से ज्यादा का वक्त मौलाना साद ने अबू बकर मस्जिद में बिताया था और उसके बाद वो वहां से चले गए थे। और पुलिस के जो सूत्र हैं, अभी उनका यही कहना है कि लगातार मौलाना साद से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। उनको कई नोटिस दिए गए हैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, लेकिन अभी तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। जबकि जो मौलाना साद है, उसके वकील का साफ तौर पर कहना है कि वो लगातार क्राइम ब्रांच को एक एक अपनी गतिविधियों से अवगत करा रहे हैं। फिलहाल मुख्य आरोपी मौलाना साद, पहली बार ऐसा कहा जा रहा है कि वो जहां पर रुका हुआ है अपने घर पर, वहां से बाहर निकला और जुम्मे की नमाज। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मस्जिद में थोड़ी देर रुकने के बाद वापस चला गया मौलाना साद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पुलिस आखिर कब पूछताछ करेगी? क्योंकि मरकज मामले में गंभीर आरोप लगे हैं मौलाना साद पर। जैसे और जानकारी निकलकर सामने आएगी, आज तक आप तक पहुंचाएगा। और अब बढ़ते हुए आगे, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आज फटकार लगाई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली में अस्पतालों की हालत पर चिंता जताई है। पूछा है कि टेस्टिंग कम क्यों हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत देश के कई दूसरे राज्यों को भी बाकायदा नोटिस भेजा है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 5 दिनों में आंकड़ों पर नजर डालिए। 8 जून को 1282 मामले सामने आए, 9 जून को 1007 मामले, 10 जून को 1366 मामले, 11 जून को 1501 और 12 जून यानी आज 1877 नए मामले। मामले लगातार बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। नहीं बढ़ रही तो मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं और सहूलियत। सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है, न मरीजों की कोई सुध ले रहा है, न ही लाशों की। देश की राजधानी में टेस्टिंग भी कम हो रही है। इन सब हालातों को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दिल्ली की स्थिति भयावह है।
कुछ प्रश्न भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार से पूछा है। उन्होंने कहा है जब एक तरह से रफ्तार के साथ कोविड आगे बढ़ रहा है, इस परिस्थिति में टेस्टिंग को कम करने की आवश्यकता क्या थी। बाकी राज्यों में और बाकी शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है, 15,000 से 17,000 टेस्टिंग किए जा रहे हैं, किंतु दिल्ली में आज क्या कारण है कि 5,000 या उससे भी कम टेस्टिंग की जा रही है। दरअसल दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण का एक वीडियो सामने आने के बाद सरकार के तमाम दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछ लिया है। जो दिल्ली सरकार का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, बहुत ही दुख भरी तस्वीरें, दुख भरे वीडियो, इतने दिल दहलाने वाले वीडियो देखकर वास्तव में मन बहुत दुखी हुआ है कि आखिर दिल्ली सरकार कर क्या रही है। अरे भाई, डेथ हुई है, मैं मानता हूँ दुखद है डेथ को, परंतु तो ऐसे थोड़ा कि इसको सेंसेशनल बना के दिखाया जाए। सारा स्टाफ डिमोरलाइज होता है, कहते हैं हम दिन रात काम कर रहे हैं, रात को सो नहीं रहे हैं और हमें अगर ये देखना पड़े, उनको फोन आ रहे हैं, मुझे आ रहे हैं। सरकारी अस्पताल की बात छोड़िए, राजधानी के निजी अस्पतालों में भी कोरोना के मरीजों से लूट खसोट मची हुई है। पहले तो बेड मिलने में परेशानी और मिल गया तो मनमाने पैसे वसूलने की कोशिश। आज तक ने दिल्ली के कई अस्पतालों में कोरोना के नाम पर चल रहे लूट का पर्दाफाश किया। एडमिट कराना जगतपुरी से 3 दिन पहले पॉजिटिव आया था, सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ था। बेड नहीं है, हम मना कर रहे हैं, बेड नहीं है। कैश करनी पड़ेगी, बिल्कुल कैश करनी पड़ेगी, हम लोग कैश करते हैं। इंश्योरेंस क्लेम नहीं है। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ना तो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है और ना ही उन पर नजर रखने के लिए सरकार ने कोई मैकेनिज्म तैयार किया है। हाँ, इस पूरे संकट और महामारी के बीच सियासत खूब हो रही है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के चेयरमैन ने ये कहकर हड़कंप मचा दिया कि सरकार मौत के आंकड़े को छिपा रही है। कुल मिलाकर 2098 पूरे तीनों निगमों के अंदर 2098 डेथ हो चुकी हैं, तीनों निगमों के अंदर आज की डेट तक। और दिल्ली सरकार और मैं तो एक ही बात कहता हूं, हमारे जो आंकड़े हैं, हमारे पास जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट किसका? डॉक्टर के द्वारा जो सर्टिफिकेट हमें दिया गया, वो सर्टिफिकेट हमारे पास है, वो सर्टिफिकेट को मंगवा लिया जाए। दक्षिणी दिल्ली के चेयरमैन के आरोपों के बाद सियासत गर्मा गई और वो जब संस्कार होता है तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट लगता है जिसको कोविड का सर्टिफिकेट कहते हैं, और कोविड का सर्टिफिकेट लग गया तो उसमें तो कोविड से डेथ हुई है। अब पता नहीं, हमें नहीं पता दिल्ली सरकार आंकड़े क्यों छुपा रही है, वो आंकड़ों के खेल में कोई भाग रही है। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की कमेटी, जो डेथ ऑडिट कमेटी है, उसकी एक्सपर्टीज पे हमें कोई संदेह नहीं है, और वो जो डेथ का आंकड़ा घोषित कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, वो अक्षरशः सही है। ये किसने कहा? दिल्ली उच्च न्यायालय ने। दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कोरोना को महामारी की जगह सियासी मोहरा बना दिया है, लिहाजा सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन बीमारी को काबू में करने के उपायों पर शायद कोई सोच नहीं रहा। आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह है, जो हालात मौजूदा वक्त में राजधानी दिल्ली में देखे जा रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेही किसकी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे दिल्ली सरकार से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, लेकिन इस पर भी राजनीति गर्मा गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ कुछ ही देर में होंगे। आशुतोष, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर राजन शर्मा, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है IMA के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राघव चड्ढा, MLA और स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही मौजूद है हमारे साथ अलका लांबा, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी की। लेकिन सबसे पहले राघव, शुरुआत आपसे ही करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज बेहद अहम टिप्पणी की है, क्या जवाब है आपका इस पर? दिल्ली के अस्पतालों की इतनी दुर्दशा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले पर अपनी बात रखनी पड़ी। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये वचन देता हूं कि मैं इस चैनल पर कोई राजनीति नहीं करूंगा। ये महामारी का दौर है और एकदम फैक्चुअल बात आपके समक्ष रखना चाहूंगा, फैसला आप पे और जनता पे छोड़ूंगा। पहली चीज तो ये है, ये महामारी का जो एक स्केल है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस प्रकार की महामारी से किसी देश या किसी राज्य ने पहले लड़ाई नहीं लड़ी। जहां बड़े बड़े देश, न्यूयॉर्क जैसे शहर, लंदन, इटली, बंबई जैसे शहर इस बीमारी के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं, वहां दिल्ली के अंदर एक व्यवस्था है जो लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रही है, और काफी हद तक हमने वो लड़ाई मजबूती से लड़ी है। हमारे काम में कोई कमी है नहीं,
सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऐसा मैं कतई नहीं कह रहा। कमी होगी, आपके चैनल ने भी कई ऑपरेशन करके हमें दिखाए और हमने उस पर संज्ञान लिया और उसे ठीक किया, और मैं आपको भी बधाई देता हूँ आने वाले समय में भी। और इस आज हल्ला बोल के कार्यक्रम में भी यदि कोई भी व्यक्ति मुझे कोई सुझाव देगा या हमारी कमी बताएगा, उसको मैं सकारात्मक तरीके से लूंगा, आपको वचन देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो आज बातें कही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर हमसे जवाब मांगे हैं, हमारा वकील के साथ बैठकर हम जवाब तैयार कर रहे हैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या क्या दलील रखने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न उन्होंने जांच पे खड़ा किया। अच्छा प्रश्न है, मैं जवाब देना चाहूंगा। आईसीएमआर ने जांच की जो गाइडलाइन जारी करी, हमने शब्द एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड वो दिल्ली में लागू करी, अपने से किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं बनाई। जो आईसीएमआर ने कहा वही गाइडलाइन दिल्ली में लागू हुई। अगर उसमें कोई संशोधन करना है वो करने के लिए हम तैयार हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जांच चित्रा जी, इस देश में यदि सबसे अधिक जांच कहीं हो रही है तो वो दिल्ली में हो रही है। 13,000 पर मिलियन। राजदीप सरदेसाई जी आपके कॉलीग हैं आपके आज तक में, इंडिया टुडे में, उन्होंने भी ये इस चीज की पुष्टि करी, अभी 2 दिन पहले ट्वीट करके बताया कि सबसे ज्यादा जांच दिल्ली में हो रही है। 13,000 यानी कि हर 10 लाख की आबादी पे 13,000 जांच हो रही है। यही अगर आप आंकड़ा महाराष्ट्र से कंपेयर करें तो 4,500 टेस्ट। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो राय रखी गई है सामने, मैं बिल्कुल वही लाइन पढ़ देती हूँ। टेस्टिंग राजधानी दिल्ली में कम क्यों हो गई है? दिल्ली में समस्या है टेस्टिंग रोजाना 7,000 से घटकर 5,000 हो गई है। नहीं, देखिए ऐसा है कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस आई, आईसीएमआर ने ये कहा कि ये 9 बिंदु के लोग हैं, इनको आप प्रायोरिटी दीजिए, इनकी जांच करिए, और आईसीएमआर की गाइडलाइंस को हमने वर्ड बाय वर्ड लागू करा। मैं दोनों चीजें अभी आपके चैनल पे रख दूंगा, जब आप ब्रेक में जाएंगे उसके बाद आपको दिखा भी दूंगा। हमने वही, और अगर उसमें संशोधन करना है मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ संशोधन भी करेंगे, लेकिन मैं ये बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि हमने किसी प्रकार से टेस्टिंग कम करने का अगर प्रयास किया होता चित्रा जी, तो इस देश तो फिर राजधानी दिल्ली में इस तरह की स्थिति क्यों है? आरएमएल अस्पताल की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी राघव, कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए मेरा सवाल सुन लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजधानी दिल्ली में जब अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार का जिम्मा आप लोगों पर था, उस वक्त आप लोग दिल्ली में अस्पतालों को लेकर दिल्ली आरक्षण खेल रहे थे और इस वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है? एक एक करके चलते हैं। आपने जांच का पूछा, मैंने आपको जांच में बताया कि 13,000 जांच पर 10 लाख की आबादी, जो इस देश का सबसे बड़ा आंकड़ा है, वो दिल्ली सरकार कर रही है। ये फैक्ट हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे आदर सहित। अब आ जाते हैं अस्पतालों की हालत पे। अच्छा सवाल किया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल का आपने जिक्र करा। राम मनोहर लोहिया अस्पताल केंद्र सरकार के अधीन आने वाला अस्पताल है। उसकी जांच प्रणाली में और ऑपरेशन में कुछ खामियां पाई गई। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने उन्हें नोटिस जारी करा और क्या क्या कमियां पाई गई वो बताया, उस पर हम काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार का वैसे है तो सुधांशु जी उस पर ज्यादा रोशनी मैं बिल्कुल सुधांशु जी जैसे ही जुड़ते हैं उस पर मैं जवाब लूंगी। ठीक है, मैं एक बार अलका लांबा को लेकर आना चाहूंगी, उसके बाद आप बहुत सारे सवाल हैं आप जरूर दीजिएगा। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आईएमए के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद है। अलका लांबा जी, राघव चड्ढा का यह दावा है कि सबसे ज्यादा टेस्टिंग अगर किसी एक स्टेट पे हो रही है तो वो राजधानी दिल्ली है, फिर उस पूरे मामले पर राजनीति क्यों? मुझे ये बताइए, ये मीडिया में आकर जो बात कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, वही बात कहाँ चूक गए कि सुप्रीम कोर्ट को इन्हें फटकार लगानी पड़ी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है अपनी टेस्टिंग को आपने कम कर दिया है, क्यों कर दिया है, इसका जवाब क्या था इनके पास? मुझे नहीं मालूम है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने आज नोटिस जारी किया है कि ऑक्सीजन हर बिस्तर के साथ जो है वो आपको जोड़ना होगा। 70 दिन के लॉकडाउन में आपने वो पूरे ऑक्सीजन सिलेंडर और हर बिस्तर के साथ अटैच करने का काम क्यों नहीं किया? राघव चड्ढा जी कहते हैं मैं राजनीति नहीं करूंगा पर सच्चाई भी नहीं बताएंगे। नगर निगम खुद बता रहा है, क्योंकि जितने शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, वो नगर निगम के अधीन चलता है, हर रजिस्टर्ड होता है, मौत के आंकड़े और कितनों का क्रिमिनेशन हुआ। क्यों ये इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है? और अगर नगर निगम झूठ बोल रहा है कि इतनी मौतें और इतने अंतिम संस्कार नहीं हुए, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये उन्हें बेनकाब नहीं करते हैं? मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी, पूरी तरह से जिन अस्पतालों के नाम पर इन्होंने वोट लिया था, आज जीतने के बाद उन्हीं अस्पतालों के नाम पर आम आदमी को चोट मिल रही है। सच्चाई आपके चैनल ने दिखाई है, स्टिंग किए हैं लोगों के सामने। अरविंद जी तो कहते हैं दिखाइए हमारी कमियां, हमें सुधारेंगे उसको, लेकिन सत्येंद्र जैन जी कहते हैं आप मनोबल गिरा रहे हैं। हम लोगों ने जो है स्पीक अप डेली कैंपेन किया तो दिल्ली ने बोलना शुरू किया, अपना दर्द की एम्बुलेंस नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर्स की कमी है आज भी। 10,000 वेंटिलेटर 31 जुलाई तक चाहिए। पूछे राघव चड्ढा जी से, दिल्ली चिंतित है।
आपने ये बता दिया 31 जुलाई तक दिल्ली सरकारों के भी बहुत सारे, ठीक है बिल्कुल, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। दिल्ली सरकार के अधीन जो अस्पताल हैं राघव चड्ढा, वहां पर भी अव्यवस्था का आलम ऐसा है कि देखिए, अगर देश की माननीय सर्वोच्च अदालत टिप्पणी करती है तो इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए आपको। यानी कि बहुत बड़ी चूक दिल्ली सरकार की ओर से की गई है, तब जाकर इस तरह की टिप्पणी सामने आ रही है। इसका अंदाजा है क्या आपको? अगर कोई वकील आपके पैनल पर होता तो वो आपको बताता। मैं थोड़ा बहुत कानून का जानकार हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज, मैं अपनी बात रख लूं, मैं अपनी बात रख सकता हूँ? बोलिए चित्रा जी, मैं अपनी बोलिए प्लीज रखा। यदि कोई वकील आपके चैनल पर होते, इन पैनल पर, तो आपको बताते कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करता है। उसने नोटिस जारी कर हमसे 8-10 सवाल पूछे हैं। उन सवालों का जवाब देने का एक मौका सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है। अगली हेयरिंग में हम वो सारे सवालों का जवाब देंगे। हल्ला बोल की बहस नहीं होती सुप्रीम कोर्ट में कि एक धड़ा बोलेगा फिर दूसरा धड़ा बोलेगा, एक पक्ष बोलेगा वो आरोप लगाएगा। इस प्रकार से बहस नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी चूक हुई तब तो सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है ना। कोई आपकी पीठ तो नहीं थपथपाई गई है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और पूरे देश में इसी तरह की व्यवस्था लागू कर दी जाए। जवाब देंगे चित्रा जी, जवाब देंगे, उसका जवाब देंगे ना। अगर हमारी कमी है, मैं स्वीकार रहा हूँ आपके चैनल पे कमी है तो सुधारेंगे। राघव, बात कमी और कमी को सुधारने की नहीं है। आपके पास वक्त कहाँ है? आपके पास वक्त कहाँ है? मुझे बोलने तो दीजिए, मेरी आवाज को मत दबाइए। नहीं, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा रहा है राघव चड्ढा, गलत बात है। कोई आपकी आवाज को नहीं दबा रहा है। जल्दी से अपनी बात कीजिए। सुधांशु जी भी आ चुके हैं। सुधांशु जी भी आ चुके हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता ने मौत के आंकड़े का जिक्र करा और 17 साल से भाजपा नगर निगम चला रही है, उसका जिक्र करा। दिल्ली हाईकोर्ट, क्योंकि आज आप सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की चर्चा कर रहे हो, दिल्ली हाईकोर्ट ने आज से 4 हफ्ते पहले एक ऑर्डर जारी कर कहा कि ये जो आरोप लग रहे हैं दिल्ली सरकार पर कि वो मौत का आंकड़ा छुपा रही है, वो निराधार है। और दिल्ली सरकार जो आंकड़े दे रही है वो 100% सही है। ये किसी राजनीतिक दल ने हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया है। और जो व्यक्ति सवाल खड़ा कर रहा है वो कोर्ट की अवमानना कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं पता लग रही। तीसरी चीज, एक कहता है तो दूसरा झूठ बोल देता है, दूसरा कहता है तो वो इनको देखिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, आपको इनका डेटा डाउन करना पड़ेगा। लेकिन लोगों की जाने जा रही है। नहीं, ठीक है, एक करके, ठीक है अलका जी, आप अपनी बात रखिएगा एक करके। गेस्ट कोऑर्डिनेशन से ये बात कर कहा था कि जब मैं बोलता हूँ कांग्रेस वाले बीच में चिल्लाते हैं। मुझे बोलने दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। नहीं, ठीक है, वो पूरा ध्यान रखेंगे राघव। लेकिन एक निवेदन है, देखिए, एक तो मुद्दा बहुत गंभीर है और दूसरा ये कि हम किसी रैली में तो है नहीं। डिबेट में आप भी जानते हैं कि एक कोई बोलता है तो दूसरा उस पर क्रॉस क्वेश्चन तो कर ही सकता है। तो कम से कम मैं भी, नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, वो ध्यान रखेंगे इस बात का। लेकिन अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन होता है तो इतना नाराज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है राघव। चलिए अपनी बात मैं गंभीर विषय पर बात रख रहा हूँ। जी, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि LNJP एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहाँ पर इसमें इस समय कोविड मरीज का इलाज हो रहा है। हाँ। 2000 से अधिक मरीज इस समय भर्ती है जिनका इलाज हो रहा है। 2500 लोग ठीक होकर जा चुके हैं। वहाँ के अस्पताल में जो डॉक्टर और नर्सेज हैं वो पिछले 60 दिन से अपने घर नहीं गए हैं, घर वालों से नहीं मिले हैं। उसमें से कितने डॉक्टर इन्फेक्ट हो गए, दिन रात काम कर रहे हैं। यदि आज बीजेपी इस पे राजनीति करती है तो डॉक्टरों का मनोबल भी टूटता है। सबसे बड़ा अस्पताल है। आज निजी अस्पतालों में जिस मरीज का इलाज नहीं होता है वो इलाज कराने के लिए LNJP आता है। इतना वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है। हो सकता है खामियां हो सकता है कोई एक आधा वीडियो बना हो जिससे उन लोगों ने हम पर आरोप लगाया, हम उसे सुधारेंगे। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं, मैं राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन ये एक लड़ाई है जिसमें सबको मिलकर लड़ना है। जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई क्यों राजनीति करती है? चलिए, मैं सुधांशु जी आपको लेकर आना चाहूंगी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी तब जाकर सुधार की बात कही जा रही है राघव, ये तो गलत बात है। आप ये बात सही है कि LNJP में इलाज किए जा रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है जो वीडियो सामने आए हैं, हो सकता है अस्पताल के ज्यादातर हिस्सों में वही स्थिति रही हो, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन बीजेपी गंभीर संकट के दौर में भी राजनीति कर रही है क्या, जो आरोप लगा रहे हैं राघव चड्ढा? एक वीडियो स्विच कर देता है, वो 2500 बेड का अस्पताल खराब हो गया। ठीक है, आप एक वीडियो के आधार पर आप बोलिएगा, एक बार जवाब ले लेते हैं। ठीक है राघव, ठीक है, एक बार जवाब ले लेते हैं। सुधांशु, ऐसा है कि यहाँ पर जो समस्या आ रही है कोई एक विषय नहीं है जिसपे आरोप प्रत्यारोप। सबसे पहले कौन सा विषय आया कि दिल्ली सरकार ने जो ऐप जारी किया उसमें जिन अस्पतालों में दिखाए जा रहे थे बेड, वहां बेड उपलब्ध नहीं थे। फिर आया कि अस्पतालों ने बदसलूकी की या मिसमैनेजमेंट किया, जो भी रहा, तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द हॉस्पिटल, जो भी रहा, खैर इन्होंने कार्रवाई कर दी। उसके बाद दूसरा विषय आया अस्पतालों के अंदर की बदहाली का विषय। फिर तीसरा विषय आया इनके द्वारा लिया गया एक विचित्र निर्णय कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वाले ही कार्रवाई कर सकेंगे। अब चौथा ये आज
जो विषय आया है सर्वोच्च न्यायालय का, तो मेरे विचार से दिल्ली इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है। ये सारे विषय क्या राजनीतिज्ञों ने उठाए हैं? नहीं, किसी ने नहीं उठाए, बल्कि आपका विषय राजनीतिक था कि हम सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज करेंगे, जबकि दिल्ली वालों का डेफिनेशन ही अपने आप में बड़ा विचित्र है कि आप कैसे निर्धारित करेंगे कौन दिल्ली का निवासी है, कौन दिल्ली का निवासी नहीं है। और यहाँ तो पर्याप्त मात्रा में ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के मूल निवासी नहीं हैं और यहाँ काम कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी की सरकार के आधे ज्यादा लोग दिल्ली के, अगर उनसे 10 साल पहले सर्टिफिकेट मांग लिया गया होता तो वो इलाज कराने की स्थिति में नहीं होते। इसलिए मैं मानता हूं कि इन सारे विषयों के ऊपर राजनीतिक नजरिए से न देख के अगर क्रमबद्ध तरीके से दिल्ली सरकार देखे तो वहां पर खामियां नजर आ रही हैं, उनका समाधान करने का प्रयास करें। हमारी तरफ से जो केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग होगा हम देने के लिए तैयार हैं। और रही बात विपक्ष, सर आप सहयोग कहां दे रहे हैं, ये तो सवाल है सुधांशु जी। ये टीवी पे बोल देना कि हम सहयोग दे रहे हैं और फिर वापस जाके आपके तमाम नेताओं की ओर से राजनीति की जाती है। सहयोग जब एक संकट की घड़ी है उस समय सहयोग की बजाय आप लोग पॉलिटिक्स करने में लगे हुए हैं। देखिए एक बात बताइए, विपक्ष का प्रश्न पूछना अपनी जगह है, हमसे एक से एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, कांग्रेस पूछेगी हम पूछेंगे। राजनीति तो वो होती है जो सरकार अपने निर्णयों में दिखाए कि हम एक पक्ष को देंगे एक पक्ष को नहीं देंगे, वहां पर विशुद्ध राजनीति आ जाती है। तो शासन सत्ता के स्तर पर कभी विभेदकारी यानी डिविजिव या कंपार्टमेंटल इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति वो है, बाकी प्रश्न उत्तर है, जो भी प्रश्न आरोप प्रत्यारोप हो उसका आप उत्तर दीजिए, ईमानदारी से काम करिए, हम सहयोग देने को केंद्र से तैयार हैं। लेकिन वो सहयोग भी नजर नहीं आ रहा है और आपस में मिलजुल कर कामकाज करती हुई दिल्ली और केंद्र सरकार भी दिखाई नहीं दे रही है। आशुतोष मैं आपको लेकर आना चाहूंगी, उसके बाद मैं तुरंत आपके पास आना चाहूंगी। आईएमए के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, आपको लग रहा है क्या कि केंद्र और दिल्ली सरकार में अगर एक तालमेल रहता तो कम से कम जिस तरह की भयावह स्थिति इस वक्त राजधानी दिल्ली में दिखाई दे रही है वो हालात पैदा नहीं होते, और इसके लिए दोनों ही बराबर से जिम्मेदार हैं। इस बात को क्यों ना माना जाए? देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं और मुझे लगता है कि उन चीजों पर गौर करनी चाहिए। पहली बात, दिल्ली के अंदर जो सारे अस्पताल हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है। बिल्कुल। इसमें से कुछ अस्पताल जो हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, कुछ है जो एमसीडी के अंडर में है और कुछ सेना के अंदर में है और कुछ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये एक जिसे कहते हैं ना ब्लैंकेट अगर ऑर्डर कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ दिल्ली सरकार जिम्मेदार नहीं बल्कि चारों जो अथॉरिटीज हैं, एजेंसीज हैं, उनको भी इस बारे में कहा गया। दूसरी बात, अगर दिल्ली सरकार के बारे में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने टेस्टिंग कम की है और जो टिप्पणी है निश्चित तौर पर टिप्पणी बहुत ही भयावह है, खासकर दिल्ली सरकार के लिए, और दिल्ली सरकार को इसमें जागने का मौका चलना चाहिए। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि अहमदाबाद में पिछले दिनों वहां के हाई कोर्ट ने कहा था कि वहां के अस्पतालों की हालत वर्स देन डेंजियस, यानी जो काल कोठरी है उससे भी ज्यादा भयानक स्थिति है। और उनके एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में जाके कहा था अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो 70% आबादी जो है वो फंस जाएगी और फिर सारी स्केयर फैल जाएगा। अभी मैं आपके आंकड़े देख रहा था, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 लाख पे जो टेस्टिंग का आंकड़ा कितना है, सिर्फ 53 है, और बिहार के अंदर कितना है, 29 है। अगर उसकी तुलना अगर आप दिल्ली से करेंगे तो आपको लगेगा कि दिल्ली में बहुत बेहतर तरीके से टेस्टिंग हो रही है। अब सुधांशु जी को इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई ऑफिसर, पूर्व ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर अगर वो टेस्टिंग का सवाल खड़ा करता है ट्विटर के ऊपर तो उसके ऊपर फिर एफआईआर क्यों दर्ज हो जाती है और उसको अरेस्ट करने की बात क्यों की जाती है? तो अगर दिल्ली सरकार दोषी है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार उससे ज्यादा दोषी है। और अभी आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जो किस तरीके से एक डेड बॉडी को किसी कूड़ेदार में लेके जा, या पश्चिम बंगाल में भी आपने वो तस्वीर देखी हो किस तरीके से डेड बॉडी के साथ किया जा रहा, या जलगांव में आपने वो तस्वीर देखी होगी 8 दिन तक पता ही नहीं चला कि एक बुजुर्ग महिला जो है। राज्यों पर भी सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। सुधांशु जी जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं तुरंत डॉक्टर राजन आपके पास आना चाहूंगी। आज ही की बात है, यूपी सरकार ने एक पूर्व आईएएस अधिकारी के ऊपर इसलिए एफआईआर दर्ज करवा दी क्योंकि उन्होंने सवाल पूछ लिए थे टेस्टिंग को लेकर। इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में है। देखिए, जहां तक बात है एफआईआर का, तो सिर्फ टेस्टिंग के आधार पर हुई है या किसी और बात को अलग है। और वैसे यह भी एक सत्य है कि वो अधिकारी पूर्व में भी अनेक मौकों के ऊपर अनेक सरकारों के साथ आरोप प्रत्यारोप होते रहे। अखिलेश सरकार के साथ भी उनका रहा, यहाँ भी रहा, वो एक प्रकार का अलग विषय। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ कोरोना के संदर्भ में ही कोई प्रश्न पूछा था, इससे पूर्व कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा, इससे पूर्व कभी कोई टकराहट नहीं हुई। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आशुतोष जी ने कहा टेस्टिंग की बात, देखिए बहुत आश्चर्य की बात है। आपने कहा उत्तर प्रदेश में इतनी टेस्टिंग और दिल्ली में इतनी टेस्टिंग, आप बताएंगे दिल्ली में कितनी लैब है, उत्तर प्रदेश में कितनी लैब है? दिल्ली 30-40 किलोमीटर, एक 60-70 किलोमीटर के रेडियस में कितनी लैब का घनत्व है और कितना उत्तर प्रदेश में घनत्व है? और दूसरी बात मैं विनम्रता से पूछता हूं, पूरे भारत में किसी व्यक्ति से पूछिए जब ज्यादा बीमारी हो जाती है इलाज के लिए कहां जाएगा? दिल्ली जाएंगे, बंबई जाएंगे।
तो इन दोनों शहरों में या दोनों स्थानों पर देश की सबसे बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी। दक्षिण भारत में पूछिए तो चेन्नई जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहां कोई आरोप प्रत्यारोप की बात है, तो यथार्थ है ना कि जिस शहर में, जिस नगर में, जिस राज्य में देश की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा व्यवस्था, सबसे अच्छे डॉक्टर, सबसे अच्छी लैब, सबसे ज्यादा लैब, जब वो आज अगर आज ये कहेगी कि हमने टेस्टिंग ज्यादा कराई है इसलिए हमारी बड़ी वाहवाही होनी चाहिए। लेकिन उस सवाल का भी तो जवाब दे दीजिए जो आशुतोष जी ने पूछा है कि अगर कोई टेस्टिंग पर सवाल पूछ लेगा तो FIR कर देंगे आप लोग। तो मैंने तो आपको इससे पहले ही बोला, उन्होंने क्या पहली बार सवाल पूछा है या सिर्फ कोरोना पे सवाल पूछा है? मैंने कहा हमारे पहले दूसरे तमाम मुद्दों पर वो सवाल पूछते रहे हैं, लेकिन अगर कोरोना को लेकर कोई सवाल पूछ देगा तो FIR दर्ज हो जाएगी। तो चित्रा जी ये कंक्लूजन पहले कैसे ड्रॉ हो गया कि कोरोना पर पूछने के कारण ही FIR दर्ज हुई है? FIR में कहां लिखा है कि कोरोना पे सवाल पूछने में FIR दर्ज? सर खुद वो टीवी चैनल पर आकर अपनी बातें रख रहे हैं, वो खुद आकर अपनी बातें रख रहे हैं कि मैंने टेस्टिंग को लेकर सवाल पूछे तो मेरे साथ ये हो गया। अरे भाई FIR में देखिए, सब इतने सीनियर अधिकारी उत्तर प्रदेश के रहे हैं। FIR इनसे चित्रा पूछिए FIR हुई क्यों है, पूछ लीजिए इनसे, कारण पूछिए, FIR पड़ी है इन्होंने। भाई मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, वो पहली बार प्रश्न पूछे हैं क्या? सिर्फ कोविड पे पूछे हैं क्या? सर आप ही बता दीजिए फिर क्यों कि आपने FIR, वो खुद सामने आके बोल रहे हैं, सुधांशु जी वो खुद मीडिया चैनल से बोल रहे हैं, उनका गठबंधन था, ठीक है, कि मैंने चूंकि टेस्टिंग को लेकर सवाल खड़े कर दिए तो मेरे ऊपर FIR दर्ज हो गई, वो खुद आकर बोल रहे हैं। अरे उनके बोलने से क्या होगा? माफी मांगनी चाहिए। FIR में क्या लिखा है वो कह रहे हैं ना, उन्होंने पहली बार सवाल कोई पूछा है क्या? FIR पड़ी है तो FIR में लिखा है सवाल पूछने पे FIR दर्ज नहीं, को क्यों उसके खिलाफ किस कारण से FIR दर्ज हुई है वो एक अलग विषय है। आप भी बता दें सर, वो तो यही कह रहे हैं कि मैंने टेस्टिंग को लेकर सवाल पूछा तो यूपी सरकार ने FIR करा दी। आप भी बता दीजिए पहली बार सवाल पूछा है क्या? सिर्फ कोरोना के समय सवाल पूछा है क्या? ठीक है, लेकिन मुझे लगता है सरकारों को कम से कम ध्यान रखना चाहिए एक ऐसे वक्त में अगर कोई भी अधिकारी आपसे सवाल पूछता है टेस्टिंग को लेकर तो वो आम जनता के लिए ही पूछ रहा है और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है तो सरकार को इन बातों को संज्ञान में लेना चाहिए। डॉक्टर राजन शर्मा, मैं माफी के साथ बहुत देर हो गई, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी दिल्ली के संदर्भ में आई है, इस पर क्या सोच रहे हैं आप? आपकी प्रतिक्रिया, दिल्ली के अस्पतालों में ऐसी हालत क्यों है? डॉक्टर राजन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो डॉक्टर राजन, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, डॉक्टर राजन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? I can see you on TV but not here. मैं तुरंत ठीक करवाती हूँ। मैं चाहूंगी कि PCR से तुरंत दुरुस्त किया जाए ताकि उन तक हमारी आवाज साफ तौर से पहुंच सके और वो हमारे सवालों का जवाब दे सके। लेकिन राघव, अब हाथ उठा रहे हैं, जवाब भी दीजिए। और सवाल बड़ा यही है कि आप ही लोग एक कदम आगे बढ़ाकर कभी दिल्ली में दिल्ली वालों के लिए आरक्षण की बात करते हैं, कभी ये कहते हैं कि आगे आने वाले वक्त में इतने लाख मामला, आप लोग खुद दिल्ली को डराने का काम कर रहे हैं बजाय इसके कि हम यहाँ पर बेहतर इंतजाम करें। आपने क्या किया? ये भरोसा क्यों नहीं दिल्ली वालों के भीतर आप जमा पाने में कामयाब हो रहे हैं? अगर ये मानती हैं कि लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री यदि पारदर्शी तरीके से अपनी जनता को स्थिति से अवगत कराते रहें, वो खतरे की घंटी बजाना है, वो लोगों को डराना है, तो वो डराने के दोषी हम हैं। हम पारदर्शिता में विश्वास करते हैं और सत्य चीज बताएंगे। आपने अभी अपने चैनल पर क्या किया? आपने अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे दोस्त से पूछा कि यूपी में एक अधिकारी, उस पर FIR दर्ज हो गई क्योंकि उसने यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए कि वहां पर जांच नहीं हो रही है। यूपी सरकार ने क्या किया? उन पे FIR करी। और आज तक जैसे प्रतिष्ठित चैनल ने अरविंद केजरीवाल की सरकार पर यह कहा कि आपका मोबाइल ऐप नहीं चल रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है, अरविंद केजरीवाल सामने आए और अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं आपके चैनल को सलाम करता हूं और हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को बेहतर करेंगे और 48 घंटे के अंदर एक्यूरेट डेटा अपनी मोबाइल ऐप पे डाल के दिखाया। ये फर्क है दोनों सरकारों का और दोनों प्रवक्ताओं का, जो मैं आपके चैनल पे दिखाना चाह रहा हूँ। यदि हमसे कोई गलती हुई हम उसे स्वीकारते हैं, हम ठीक करेंगे। ये महामारी है और जब सुप्रीम कोर्ट का जिक्र होता है तो हमारे मित्र मासूम बनकर एक्सेप्ट कर लेना गलती को कि हमने की है, लेकिन लोगों की मौत हो रही है, लोगों की मौत हो रही है। गलती आप सुधारते रहिएगा लेकिन लोगों की मौत नहीं हो, ये सुनिश्चित करने का काम आप लोगों का है। देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इस बीमारी का चित्रा जी अभी कोई इलाज, कोई वैक्सीन या दवाई तो आई नहीं है। यदि प्लाज्मा ट्रायल जैसी कोई चीज
इस देश में कहीं हो रही है तो वो दिल्ली में हो रही है। यदि मौतों का आंकड़ा सबसे कम है, मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर इस बीमारी से जूझ रहे मरीजों की सबसे कम यदि कहीं है तो वो दिल्ली में है। गुजरात में 60% मृत्यु, बम्बई में 5.5%। एक एक जिंदगी कीमती है, जिसके घर के लोग गए हैं उससे पूछिएगा, आप इसे कम आंक रहे हैं। अलका लांबा बोल रही है कि पिछले 24 घंटे में 100 मौतें हुई हैं। क्या आप इसको कम मानते हैं? क्या आप इसको कम मानते हैं? ठीक है, कोई भी मौतों का आंकड़ा कम नहीं है और एक एक मौत, एक एक जान कीमती है, एक एक मौत जाती है तो हमारे दिल पे खंजर लगता है, हमें दुख होता है। हमारा व्यक्ति गया है, हमारा घर वाला गया, हमें दुख होता है। सिर्फ शर्तों में आप जो एशिया का जितना है उनसे पूछिए, जो ये LNJP अस्पताल जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस किया है, दिल्ली सरकार का LNJP अस्पताल, ये बता दें एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल, ये एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल तो था, लेकिन इसे बेहतर की बजाय बेहतर बनाने का काम इन्होंने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नर्क हो चुके हैं इनके अस्पताल, जो वीडियो सामने आए हैं कि मृत को नहीं, एक सेकंड आप इनको बोलिए खूब चिल्लाएं, किया जा रहा है। हम फिर क्या कर रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट की वीडियो को जो दिखाए थे उनसे आप वीडियो से इनकार करेंगे कि वो LNJP के नहीं है? आपके चैनल पे फोन करके कहूंगा, मैंने आने से पहले एक ही शर्त रखी थी कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए, बीच में चिल्लाएंगे, और मैंने खास करके कांग्रेस के प्रवक्ता का नाम लेकर कहा था आपसे सवाल कर रहे हैं क्योंकि आप सवालों से भटका रहे हैं। राघव जवाब तो देने दीजिए चित्रा जी, कम से कम। नहीं, आप जवाब दीजिए। वो वीडियो को लेकर भी क्वेश्चन करे राघव, मुझे लग रहा है। देखिए आप जिस जगह से चुन कर आए हैं, एक सेकंड राघव, आप इतने युवा नेता हैं, जब आपने अपना चुनावी कैंपेन किया था उस दौरान मैं भी आपके तमाम इलाकों में गई थी, आप बहुत लोकप्रिय भी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि डिबेट में आप ऐसा तो नहीं कि अपना धैर्य खोते जा रहे हैं। अगर विपक्ष कोई सवाल पूछ रहा है और आप सत्ता पक्ष में हैं, आप विधायक हैं, स्पोक्स पर्सन है, तो जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर मैं आप किसी भी विपक्षी नेता की आवाज को कह रहे हैं बंद करवा दो, उसको बोलने नहीं दो। मुझे बोलने तो दीजिए, आप पूछ लीजिए, मैं फिर जवाब दे। नहीं, आप जवाब दीजिए। आप राघव, सबसे ज्यादा आपने ही बोला है अभी तक, सबसे ज्यादा, क्योंकि आप सरकार के प्रवक्ता हैं, तो इस वजह से सबसे ज्यादा सवाल आप ही से हो रहे हैं। मौजूदा हमारा टॉपिक उसी से। मेरा सवाल ये है राघव चड्ढा, ठीक है, एक लाइन में मैं पूछ लेती हूँ, जो वीडियो सामने आया है वो जैसे हमें शर्मसार करता है देखकर कि हमारे अस्पतालों की हालत ऐसी हो गई है, क्या आपको भी यही महसूस हुआ कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी? आप सामने पूछ ले, जवाब दे दूं, कोई रोकेगा तो नहीं मुझे? सत्ता पक्ष से जवाब जानना चाहती हैं जी? ऐसा है कि दिल्ली सरकार के कई अस्पताल दिल्ली में चल रहे हैं। LNJP जिस अस्पताल पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं आप लोग, मैं बताना चाहूंगा कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में एक आता है। हो सकता है कोई एक आधा मसला ऐसा आया हो, एक आधा इवेंट ऐसा हुआ हो जहाँ पे पेशेंट की उचित केयर नहीं हो, कोई एक वीडियो भी सामने आया, मैं स्वीकार रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा आप मेरे साथ चले, मैं आपको LNJP के एक एक वार्ड में ले जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि 2,500 से ज्यादा मरीजों का इलाज हो रहा है। 2,500 लोग इलाज कराकर जा चुके। मैं बोल लूं, मैं आप चित्रा जी आप तय कर ले कौन बोलेगा। ठीक है, नहीं, एक एक करके, ठीक है, हो गई। राघव, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सुधांशु जी, आशुतोष जी भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजन शर्मा भी जुड़ चुके हैं, बिल्कुल जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करें, बोलिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, जो एक संवैधानिक संस्था है जिसका अध्यक्ष केंद्र में बैठी सरकार नियुक्त करती है, उन्होंने कल हमारे LNJP में दौरा किया और दौरा समाप्त करने के बाद ये कहा कि LNJP एक बेहतरीन अस्पताल है और हम खुश हैं LNJP की व्यवस्था देख के। मैं चाहूंगा उन पत्रकारों से और उन प्रवक्ताओं से कहना कि अगर हमें कमियां हैं हमें बताइए और LNJP घूम कर आइए, आपको दिखेगा कि क्या 7 दिन से जो डॉक्टर अपने घर नहीं गया वो किस प्रकार से मरीजों का इलाज कर रहा है। कैसे 3,000 से अधिक लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। LNJP एक आइकॉनिक अस्पताल है और ये सारी दलीलें हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। डॉक्टर राजन शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस पूरे मामले पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए राघव चड्ढा, लेकिन अगर देश की सर्वोच्च अदालत ने सीधे तीखे शब्दों में कोई टिप्पणी की है, इसका मतलब सीधा है कि हालात गंभीर हैं और उसकी गंभीरता को हम सबको समझना होगा। यह मौका राजनीति करने का कतई नहीं है। लेकिन डॉक्टर राजन शर्मा, आपके पास आते हुए, ये दिल्ली के अस्पतालों में तैयारी नहीं थी क्या? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की बेहद तल्ख टिप्पणी ये दिखाती है कि दिल्ली तैयार नहीं थी इससे लड़ाई के लिए। नमस्कार सबको, गुड इवनिंग मैडम। इस सारे डिबेट को मैं सुन रहा था अभी टीवी पे।
ये नहीं है, वो नहीं है। इस सारी चीज में अगर एक नहीं है, वो है डॉक्टर और डॉक्टर की आवाज। डॉक्टर की आवाज कहां डीजीएचएस ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं? एवरीबडी इज मेकिंग अ कमेंट ऑन हेल्थ केयर विदाउट रियलाइजिंग द प्लाइट ऑफ द डॉक्टर. The doctor as a planner, as a treater is missing. I am very sorry to say. When I heard ये इनका अस्पताल है, ये उसका अस्पताल है, मेरा तेरा, हमारा कहां गया? कोविड सारी इंडिया को इफेक्ट कर रहा है, अकेले दिल्ली को नहीं कर रहा या बॉम्बे को नहीं कर रहा. कोविड इज अ नेशनल एनिमी. प्लीज फॉर गॉड सेक लेट्स फाइट इट टुगेदर. Let's not fight over dead bodies. Let's not fight over things. Let's say how we can contribute constructively onto it. As a doctor, when I see such things, I am really very sorry with the way the system is working. Have we ever approached the thing with an inclusive approach? Last week the debate was private hospitals. Has anybody called the state players, major people who are putting their lives there? डॉक्टर राजन, मैं गुजारिश करूंगी कि आप अपनी बात मेरे दर्शकों के लिए हिंदी में बोलें. और यहाँ पर एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं. देखिए, डॉक्टर की भूमिका, उनके रोल को पूरा देश सलाम कर रहा है, क्योंकि मुश्किल वक्त में वही फ्रंट लाइन पर खड़े होकर हम सभी को सेव कर रहे हैं. सवाल उस मशीनरी को लेकर है. जी सर, सवाल उस मशीनरी को लेकर है. आप एक बात को समझिए कि जो इतने सालों से हम इसकी हेल्थ सेक्टर की अनदेखी कर रहे हैं, उसको 2 महीने में 3 महीने में नहीं सुधारा जा सकता. आप सबको साथ बुलाएं, एक जॉइंट मीटिंग कीजिए कि हमको इस स्थिति पे कैसे काबू पाना है. बेशक वो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, बेशक डॉक्टर्स हैं, बेशक एसोसिएशन हैं और बेशक हमारे राजनेता हैं, सारी पार्टियों में. केंद्र सरकार हमारी केंद्र सरकार है, दिल्ली सरकार हमारी दिल्ली सरकार है, दोनों मान योग हैं. मैं जो हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, प्लीज डॉक्टर्स को बिठा के इंक्लूसिव अप्रोच से एपिडेमोलॉजिस्ट को साथ लेके थिंक की रेड स्पॉट एरियाज को डीकंजेस्ट कैसे किया जाए. केसेस इंक्रीज होते रहेंगे अगर हम रेड स्पॉट एरियाज को डीकंजेस्ट नहीं करेंगे. तो क्या अभी तक इस तरह की पहल कहीं से भी नहीं हुई है? इस तरह की पहल कहीं से भी नहीं हुई है? दिल्ली का मैं नहीं कहूंगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं एंड हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से बातचीत होती रहती है. हाँ, पीछे कुछ सुझाव थे जो मैंने दिल्ली सरकार चीफ सेक्रेटरी साहब महोदय को और उनकी टीम को दिए थे और जो आईएमए के सुझाव चले गए. आपके सुझाव माने गए दिल्ली सरकार की ओर से? अभी तक नहीं आए. अभी तक नहीं माने गए हैं. तो आप चाहते हैं कि डॉक्टर्स के साथ केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर बातचीत करे ताकि भविष्य के लिए कैसे हम तैयार हो पाएं और मौजूदा जो खतरनाक हालात हैं उस पर कंट्रोल कर सकें. अभी मुद्दा दिल्ली का है तो दिल्ली सरकार को ये इनिशिएटिव लेके सारे स्टेक होल्डर्स को लेके इसको काबू किया जाना चाहिए. ये हमारी सबकी राष्ट्रीय आपदा है और इस सारी चीज में हमारा एक कॉमन कंसर्न है आम आदमी और उसकी प्रॉब्लम्स को हम कैसे एड्रेस कर सकें. सिस्टम को ब्लेम करके कोई फायदा नहीं. जो हो चुका वो हो चुका. आगे का हम क्या कर सकते हैं, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं. ठीक है सर. भारत एक बहुत बड़ा देश है, हम सब कुछ कर सकते हैं. धन्यवाद. बहुत एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी सर. महत्वपूर्ण बात आपने कही है, उसके बाद मैं तुरंत अलका और आशुतोष जी आपके पास भी आना चाहूंगी. मैक्स की एक रेट लिस्ट आई है अलग अलग हॉस्पिटल की, प्राइवेट हॉस्पिटल के खासतौर से. आज तक ने भी बड़ी पड़ताल की है और हमारी पड़ताल के जरिए ये सामने आया है कि कोविड के इलाज के लिए अगर कोई जा रहा है तो उसके बाद लाखों लाख रुपए वसूले जा रहे हैं. सर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब एक ऐसे वक्त में जब पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है, हिंदुस्तान भी उस जंग में आज 4थे नंबर पर पहुंच चुका है, तो प्राइवेट अस्पताल इसमें भी लूटने में लगे हुए हैं. इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए डॉक्टर राजन शर्मा? चित्रा जी, पहले तो आप एक बात को समझें जो मैंने पहले बात की, इंक्लूसिव अप्रोच. ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो बने हैं, जो इलाज कर रहे हैं, जिनके पास मरीज भर भर के जा रहे हैं, इस सेटअप्स के साथ है. इंक्लूसिव अप्रोच का मेरे का कहने का मतलब यही था, सरकार बुला के कहे कि आपको किस चीज पे कैसे कौन से रेट्स एग्रीएबल हैं, ताकि उन्होंने भी फाइनेंशियली सरवाइव करना है, स्टाफ को सैलरी देनी है
उनके जो खर्चे हैं, लूट के खिलाफ ना आईएमए कभी है, ना मैं कभी उसका समर्थन करता हूं, परंतु जिस चीज का समाधान निकल सकता है, क्या हम सारे समाज के हिस्सा होकर इसके लिए ट्राई नहीं कर सकते? हमें इसके लिए ट्राई करने चाहिए, भरसक प्रयत्न करने चाहिए, और जहां भी है दिल्ली सरकार पहल करे, ये बात सामने आराम से सुलझ सकती। जो बातें आपने कही साइडेड हैं, ऑर्डर, जी सर, मैं राघव से इसका जवाब जल्दी से ले लेती हूं, उसके बाद सुधांशु जी आप जवाब दीजिएगा। आपने सुनी डॉक्टर राजन शर्मा, नेशनल प्रेसिडेंट है आईएमए के, उन्होंने दिल्ली सरकार को सुझाव दिए हैं और वो सुझाव अब तक अमल में नहीं लाए गए। राघव चड्ढा जी देखिए, हम लगातार तमाम आईएमए हो, डीएमए हो, डीएमसी हो, तमाम जो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के एसोसिएशन हैं उनके संपर्क में हैं, और जो सुझाव आ रहे हैं उन पे संज्ञान लेते हुए उचित तरीके से माननीय उपराज्यपाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा करने के बाद उनको लागू कर रहे हैं। अगर कोई स्पेशल ऐसा सुझाव है जो उन्हें लगता है जरूर होना चाहिए, मैं शो के बाद उनसे कनेक्ट करूंगा और अवश्य वो जानने की कोशिश भी करूंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं वो बेहद अहम है, और बीते 3 दिनों से इस समय भी 6:30 बजे शाम को हमारे स्वास्थ्य मंत्री इस समय यही मीटिंग कर रहे हैं अपने सचिवालय के कार्यालय में बैठकर, तमाम मेडिकल डॉक्टर्स प्राइवेट अस्पतालों के और सरकारी अस्पतालों को बुलाकर उनके अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं। इस समय भी ये बैठक चल रही है और 3 दिन से लगातार चल रही है। तो ये नहीं है कि ऐसा काम नहीं हो रहा है, लेकिन जब बहुत सोचिए, जब सीधे नेशनल प्रेसिडेंट की ओर से कोई सुझाव दिया जाता है तो आप लोग उसको लागू करने के लिए इतनी देर लगा देते हैं और सुझाव मांगते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, केंद्र सरकार ही पहल कर ले, दिल्ली सरकार के साथ बैठकर कम से कम राजधानी दिल्ली की हालत को बेहतर करने के लिए एक कदम आप आगे बढ़ाएं, एक कदम वो आगे बढ़ाएं। देखिए, डॉक्टर शर्मा ने जो सुझाव दिया उसमें एक सुझाव बहुत व्यवहारिक है कि जो प्राइवेट अस्पतालों की रेट लिस्ट ज्यादा नजर आ रही है, तो एक बार दिल्ली सरकार बैठकर उनके साथ एक विचार विमर्श करके तय कर सकती है कि आप इतना रेट ले सकते हैं, इतना रेट नहीं ले सकते। यह इनिशिएटिव स्वास्थ्य चूंकि दिल्ली सरकार का विषय है, इसलिए वो इस बात को बैठ के कर सकते हैं यहाँ पर। दूसरी बात एक और मैं आपने कहना चाहूंगा, जो उन्होंने डॉक्टरों की समस्या की बात की, बिल्कुल सही बात है। हमने मीडिया में पढ़ा कि 3 महीने से डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिली। अब बताइए, एक तरफ एक सरकार ऐसी है जिसने करोड़ों रुपए विज्ञापन में व्यय कर दिए, जो बड़े गर्व से कहते थे हमने ये भी फ्री दे दिया, वो भी फ्री दे दिया, ये भी फ्री दे दिया। तो आपका कितना पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन था कि आज हालत ये हो गई तनख्वाह देने का पैसा नहीं था। तो इसमें कौन सा आपने चमत्कार कर दिया? अगर कोई सब कुछ फ्री लुटा के और विज्ञापन करके और अपना प्रचार करने में लुटा दे, फिर कह जी मेरे पास तो सैलरी देने का पैसा नहीं रह गया। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, एक और बात, मैं पूरी बात कर लूं। फिर आई डॉक्टर्स पे अटैक की बात। जब अटैक हुए थे किसने किया था? तमाम लोग तो प्रकारांतर से अटैक करने वालों का समर्थन कर रहे थे। हमें अध्यादेश लाना पड़ा कि स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर कोई हमले नहीं कर सकता, हमला करेगा तो कड़ी सजा होगी। अब तीसरी बात राजनीति की, जैसे आपने एसपी सिंह के मामले में पूछा, हमने नहीं कहा कि वो विपक्ष के खेमे से राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको इसलिए एफआईआर दर्ज हुई कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धमकाया जा रहा है। ये तो फेक न्यूज हो गई ना, आप किस आधार पर कह सकते हैं जिलाधिकारी को धमकाया जा रहा है? मगर जब ये बात आई थी कि अस्पतालों में बेड नहीं अवेलेबल है, जो दिल्ली सरकार के ऐप में दिखा जा रहे हैं, तो एलानिया सत्येंद्र जैन जी ने कहा था ये फोन करने वाले कांग्रेस और भाजपा के और मीडिया के हैं, मीडिया को भी लपेट लिया। सर देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मौका लड़ने का नहीं है, आपस में खास तौर से, क्योंकि देश एक गंभीर संकट की ओर लगातार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, देश का कोई दूसरा हिस्सा हो, आपस में मिलजुल कर ही एक बेहतर स्थिति की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं और इसका ध्यान हमारी सरकारों को खास तौर से रखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। हल्ला बोल लगातार जारी, आप देखते। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।